Assalamu alaikum, my dear audience, and welcome to my channel, McKinney Literary Vibes. Dear audience, today we're gonna discuss the first part of The Wasteland, The Burial of Death. तो द बरियल ऑफ डेथ में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे नरेटर्स देखने को मिलेंगे और उन कैरेक्टर्स की अपनी एक स्टोरी होगी और उनका एक अपना लिंक होगा। जो मेन थीम है इस पोएम की, जो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस पार्ट, that the theme main and central theme of the wasteland is the spiritual emptiness after the World War One that were facing that generation. तो ये उसी की कंटिन्यूशन है। आपने मेरे फर्स्ट पार्ट में इसके मैंने आपको बताया कि कैसे टी एस एलियट ने कौन से टेक्निक इस पोएम को लिखने में यूज़ किया। अगर वो आपको टेक्निक्स पता होंगी तो आपको ये पोएम जो है बहुत इजीली समझ जाएंगे आप, क्योंकि पोएम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड नॉन लीनियर है, जो कि फ़र्स्ट टाइम जो रीडर है ना उन्हें बहुत कंफ्यूज करती है। जब मैं भी स्टूडेंट थी, मैंने भी इसको फ़र्स्ट टाइम रीड किया तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। एक दफ़ा पढ़ने पे भी नहीं, 2 बार पढ़ने पे भी नहीं, इवन कई दफ़ा पढ़ने के बावजूद मुझे इसकी समझ नहीं आई अनलेस मैंने इसके बैकग्राउंड को नहीं पढ़ा, मैंने इसमें जो टेक्निक्स यूज़ हुई उनको नहीं पढ़ा, इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो उनकी जो कनेक्शन था इस पोएम से और जो रेफरेंसेस थे जो कि टी एस एलियट ने यूज़ किए थे, उनको मैंने नहीं अच्छे से रीड किया। तब तक मुझे इस पोएम की बिल्कुल समझ नहीं आई। तो मैंने उसी माइंडसेट से जो मैंने फ़ेस किया कि शायद आप लोग भी वही फ़ेस कर रहे हो, तो मैंने इस पोएम को जो है उस तरीके से मैंने सेट किया है, उस तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो द बरियल ऑफ डेथ है, इट स्टार्ट फ्रॉम द क्रूअल स्प्रिंग एट मैरीज मेमोरी। जो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं वो क्या है, द रेफरेंस ऑफ स्प्रिंग देखते हैं एंड द रेफरेंस ऑफ मैरीज मेमोरी देखते हैं। तो जब आप इसका एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में आपको ये दो जो पॉइंट है ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। द फर्स्ट इज़ द क्रूअल स्प्रिंग, दैन द सेकंड वन इज़ मैरीज मेमोरी. So the poem actually begins with the famous line, April is the cruelest month. This is a direct subversion of Chaucer's Canterbury Tales, which celebrated April as a time of rebirth. In the wasteland, rebirth is painful because the inhabitants prefer the forgetful snow of winter. They would rather stay numb than face the effort of living again. अब जो पोएम है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, दैट अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। जबकि हमें पता है कि जो जेफरी चॉसर्स थे उन्होंने कैंटरबरी टेल में अप्रैल को किससे क्या रेफ़र किया था अप्रैल को, अप्रैल इज़ द स्वीटेस्ट मंथ। बेसिकली यहाँ पे जो टी एस एलियट वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जो वर्ल्ड वॉर के वन के बाद क्या हुआ था, जो इनहेबिटेंट थे वो स्पिरिचुअली इतने डेड हो चुके थे, इमोशनली इतने वो एमलेस हो चुके थे कि उन्हें जो चीयरफुल मंथ ऑफ अप्रैल था ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बेसिकली अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल में आफ्टर अ लॉन्ग स्नोई वेदर we enjoy the sun, we enjoy the life, we come out from homes, we enjoy the weather and हम अपने वो सारे काम करते हैं जो हम विंटर में हमने पोस्टपोन किए हुए होते हैं बिकॉज ऑफ स्नो, बिकॉज ऑफ कोल्ड। और विंटर क्या होता है, विंटर में ऐसा क्या होता है, विंटर यहाँ पे रेफ़र करता है डेथ को। डेथ मीन्स लाइक जैसे हम सब जानते हैं विंटर में हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर घरों में रहना पसंद करते हैं, लाइफ बहुत स्लो हो जाती है, हम बाहर निकलने से ज़्यादा बेहतर हम अपने गर्म बिस्तर को प्रेफर करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम नोटिस करते हैं कि विंटर जो है इज़ क्वाइट सैड एंड नॉस्टैल्जिक।
तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इन्हाबिटेंट थे वर्ल्ड वॉर वन के बाद के, उन्हों वो क्या प्रेफर करते थे, वो डेड लाइफ ऑफ विंटर को प्रेफर करते थे, और अप्रैल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिकॉज इट रेफर टू लाइफ, इट रेफर टू, जैसे हम कह सकते हैं कि ये जो है चहल पहल हमें इस मंथ में नज़र आती है, लोग हमें इधर उधर नज़र आते हैं, बेसिकली हमें लाइफ नज़र आती है अप्रैल के मंथ में। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रेफरेंस इज़ अ वुमेन मैरी। अब हमें यहाँ पे वुमेन मैरी हमें मिलती हैं, उनका रेफरेंस मिलता है बेसिकली ये एज अ नरेटर भी यहाँ पे टी.एस. एलियट जो है इन्हें यूज़ करते हैं। रिमेंबर स्लेडिंग इन जर्मनी एंड ट्रैवलिंग टू वार्मर प्लेसेस बिकॉज शी इज़ अनहैप्पी व्हेन शी सेज इन द माउंटेन्स देयर यू फील फ्री, इट इम्प्लाइज शी फील्स ट्रैप्ड एंड डेड एवरीवेयर एल्स। अब यहाँ पे जो मैरी है वो अपनी स्टोरी बताती हैं एज अ नरेटर। क्या बताती हैं, जब आप एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ते हैं कि वो कहती है मैं अपने कज़न के साथ जो है यहाँ पे स्लेडिंग किया करती थी, और इस टाइप की वो कुछ रेफरेंसेस हमें देती हैं। हर क्लेम, अब यहाँ पे कुछ रशियन लैंग्वेज यूज़ हुई है, बेनगर कैनी रजियन स्टैमस लिथॉन, आई होप प्रोनाउंसिंग इज राइट। ओके, अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो आई एम नॉट रशियन एट ऑल, आई कम फ्रॉम लिथुआनिया, आई एम अ रियल जर्मन। वो कहते हैं कि मैं रशियन बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं लिथुआनिया से आई हूँ, मैं बिल्कुल प्योर जर्मन हूँ। अब जो ये लाइन है ना, इट्स दिस लाइन आई लाइक द chaotic शिफ्टिंग ऑफ बॉर्डर्स इन यूरोप ड्यूरिंग दैट टाइम। She reads much of the night and goes south in the winter. This shows a lack of purpose or roots. Basically, by the character of Mary, Eliot want to highlight the purposeless life of that era. Mary Larish, a real-life historical figure, a cousin of Emperor Franz Joseph. अब यहाँ पे देखें, मैरी का जो कैरेक्टर है ना, वो इलियट ने कहाँ से चूज़ किया है, किसी पास्ट एडिशन या पास्ट रेफरेंस से। लाइक वो कहते हैं कि ये हिस्टोरिकल फिगर है, कज़न ऑफ एम्परर फ्रांस जोसेफ, को एम्परर फ्रांस जोसेफ थी उनकी कज़न थी इन रियल लाइफ में। तो वो रियल लाइफ करेक्टर को अपने पास्ट करेक्टर को प्रेजेंट करेक्टर को प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हैं और एक कंटिन्यूटी बनाते हैं प्रेजेंट और पास्ट में। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि टी.एस. एलियट यूज़ द टर्म ऑफ ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। सो ये इसी टर्म को हाईलाइट कर रही है यहाँ पे मैरी का कैरेक्टर। हर डायलॉग्स रिप्रेजेंट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ यूरोप अरिस्टोक्रेसी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो मैरी का जो डायलॉग्स है वो क्या हाईलाइट करते हैं, वो हाईलाइट करते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो एक अरिस्टोक्रेसी लाइफ थी वो कितनी क्योटिक हो गई थी। नॉट जस्ट अरिस्टोक्रेटिक लाइफ, ऑब्वियसली मिडिल क्लास had affected even much more than the aristocrat, but here he referred to the aristocrat class. Her shifting between German and English and her aimless traveling highlights rootlessness. The world she knew is gone and she is ghost of the old regime drifting without purpose. अब मैरी के करेक्टर या उसके नरेशन के थ्रू टी.एस. एलियट बताते हैं कि कितनी रूटलेसनेस थी उस टाइप के वहाँ के जो इनहैबिटेंट थे वॉर के बाद, और किस तरह से वो अपने पास्ट को मिस करते थे और वो क्या फील होते थे। दे फेल्ट लाइक अ घोस्ट ऑफ पास्ट, हमने ज़िंदगी जैसी कोई बात नहीं थी। और वो उन्हें इस तरीके से लगते थे कि वो कोई जैसे कोई ओल्ड रेजिम होती है जो कि बिल्कुल पर्पसलेसली जो है प्रेजेंट में जो है वो जी रही होती है। सो द सन ऑफ मैन एंड द हैसेंट गर्ल। नाउ अब आगे जो है हमें रेफरेंस देखने को मिलता है in actual text, the son of man and the Hessian girl. First we will elaborate the son of man. A man invites the reader to a dark place, shows fear in a handful of dust and remembers the girl with flowers. अभी actual text है,
हम इसे एलेबोरेट करेंगे। द टाइटल सन ऑफ मैन, अब ये सन ऑफ मैन जो है किससे रेफ़र करता है? इज़ अ डायरेक्ट रेफरेंसेस टू द बुक ऑफ इज़ेकियल। बुक ऑफ इज़ेकियल मीन्स आई गेस बाइबल को यहाँ पे रेफ़र किया गया है, बाइबल को वो हाईलाइट करते हैं। Where God addresses the prophet as a mere mortal to emphasize his humanity against divine power। अब यहाँ पे क्या गॉड क्या हमें बताते हैं कि इंसान क्या है, एक मॉर्टल है, मिटने वाला इंसान, मिटने वाली चीज़ है। किसके अगेंस्ट हाईलाइट करते हैं? अपनी डिवाइन पावर, कि इंसान जो है वो मॉर्टल है, मिटने वाला है, बट जो डिवाइन पावर है वो हमेशा रहने वाली है। द हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, ये भी बहुत फेमस लाइन है, मोस्टली रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ हुई है। द सन ऑफ मैन स्टैंड्स इन अ डेजर्ट वेयर द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर। अब जो सन ऑफ मैन है ना, अब ये क्या करते हैं, वो डेजर्ट में खड़े हुए हैं और जहाँ पे मुर्दा दरख्त है, कोई शेल्टर नहीं है और शदीद धूप है। दिस रिप्रेजेंट अ मॉडर्न वर्ल्ड वेयर ओल्ड रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन हैव शैटर्ड। अब ये यहाँ पे ये सारे सीन और सिनेरियो से क्या रिप्रेजेंट करते हैं टी.एस. एलियट, कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना, जहाँ पे जो पुराना जो मज़हब था या पुरानी जो रसूमात थी या ट्रेडिशन या कल्चर था वो डेड हो चुका है, वो मर चुका है। पीपल नो लॉन्गर बिलीव देम। सो क्या कहते हैं, दे शैटर्ड इनटू पीसेस दैट नो लॉन्गर प्रोवाइड कंफर्ट और मीनिंग। वो क्या है, अब लोगों को जो ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड रिलीजन बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करता, उनको उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। उनका जो, जैसे कहते हैं कि उनका बिल्कुल ईमान उठ चुका है पुरानी ट्रेडिशन से, पुराने रसूमात से, अपने रिलीजन से। So the next reference is the red rock. He invites the reader to step under the shadow of this red rock. तो फिर कहते हैं ये जो सन ऑफ मैन क्या है, सन ऑफ मैन कहते हैं अगर आपको इस बैरननेस, स्पिरिचुअली एम्प्टीनेस को से आप बचना चाहते हैं तो सिर्फ उसका एक ही सोल्यूशन है। एंड व्हाट इज़ दैट सोल्यूशन? द रेड रॉक। अब रेड रॉक यहाँ पे कुछ जो है सिम्बलाइज़ करते हैं, चर्च को भी सिम्बलाइज़ करते हैं कुछ जगहों पे। ही इनवाइट्स द रीडर टू स्टेप अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक विच सिम्बलाइज द ओनली रिमेनिंग स्पिरिचुअल शेल्टर इन अ बैरन लैंड। कि वो कहते हैं कि अगर आपको इस एम्प्टीनेस से और इस ड्राइनेस से, इस डेडनेस से आपको बचना है तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप रेड रॉक के शेल्टर में आ जाएं, मींस आप चर्च में ही आ जाएं। और ये जो है जस्ट ओनली सोल्यूशन है टू अवॉइड द बैरन लैंड। Fear in a handful of dust. This famous line suggests that the Son of Man sees the terrifying reality of human mortality, that without spiritual life we are nothing more than decaying matter. अब क्या कहते हैं सन ऑफ मैन, क्या कहते हैं है कि फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, मीन्स कि जो ह्यूमंस है वो जस्ट लाइक अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, मीन्स वो उनकी एक इंसान की हकीकत क्या है, सिर्फ एक मुट्ठी भर खाक की तरह जो कि कभी भी किसी भी टाइम मिट सकता है, मॉर्टल है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। दैट विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ वी आर नथिंग। और वो मज़ीद जो है हाईलाइट करते हैं कि जो स्पिरिचुअल लाइफ के बगैर, इंसानियत के बगैर या रिलीजन के बगैर हम इंसान क्या है, हम कुछ भी नहीं हैं और जस्ट मिटने वाले हैं। तो जो अब यहाँ तक तो जो सारा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो क्या था, द सन ऑफ मैन। अब ये सारी जो एक्सप्लेनेशन हमें सन ऑफ मैन पे आई जो है, ये सारे पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में कोई भी लाइन आ जाती है तो आपके पास ये सारे रेफरेंसेस की एक्सप्लेनेशन है और आप इस पर ख़ुद से जो है किसी भी थीम के बारे में आप ख़ुद से इसके बारे में राइट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट रेफरेंस इज द हायसिंथ गर्ल, द फेलियर ऑफ कनेक्शन। अब नेक्स्ट क्या हाईलाइट करते हैं,
While the Son of Man section is dry and biblical, the hyacinth girl scene is wet and romantic. अब ये दोनों जो रेफरेंसेस हैं सीन है ना वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. द सन ऑफ मैन सेक्शन इज़ ड्राई बट द hyacinth गर्ल का जो सीन है वो इलियट ने कुछ रोमांटिक वे में पोर्ट्रे किया है. येट इट एंड्स in an even deeper type of death. लेकिन ये रोमांटिक सीन का भी जो एंड है ना वो रोमांटिक नहीं है. इवन इट एंड्स विद अ डीपर टाइप ऑफ डेथ. The hyacinth, named after the Greek youth hyacinthus. These flowers are ancient symbol of both rebirth and deep sorrow. अब क्या हयासिन का मीनिंग क्या है? हयासिन का मीनिंग जो है एक फूल को बोला गया है कि हयासिन क्या है? एक फूल है जो कि सिंबल है किसका? रीबर्थ का और डीप सोरो का. एक रीबर्थ का सिंबल भी है हयासिन और एक जो है गम का सिंबल भी है. द स्पीकर रिमेंबर्स द गर्ल रिटर्निंग फ्रॉम अ गार्डन. अब देखिए हम नेक्स्ट नरेटर है वो हमें बताता है कि गर्ल है रिटर्निंग फ्रॉम अ गार्डन जो कि गार्डन से वापस आ रही है विद हर आर्म्स फुल एंड हर हेयर वेट. फॉर अ मोमेंट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रू लव, फर्टिलिटी एंड ह्यूमन कनेक्शन. अब वो क्या कहते हैं? वो एक लड़की को देखता है जो कि बाग से वापस आ रही है जिसके बाल गीले हैं और उसके जो हाथ है वो फूलों से भरे हुए हैं. अब एक मोमेंट के लिए तो हमें यहाँ पे एक जो है ट्रू लव जो है फील होता है नरेटर और इस गर्ल के बीच में एक कनेक्शन फील होता है. बट नेक्स्ट क्या है? व्हेन फेस्ड विद दिस ब्यूटी द स्पीकर फेल्स. अब स्पीकर इवन इतनी जो है ब्यूटी को वो फेस करता है इसके बावजूद वो फेल हो जाता है कुछ भी महसूस करने में इमोशनली. एंड ही सेज आई कुड नॉट स्पीक. मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा. माई आईज फेल्ड. मेरी आंखें जो वो हार चुकी हैं. आई वॉज नीदर लिविंग नॉट डेड कि ना तो मैं ज़िंदा हूँ ना ही तो मैं मरा हुआ हूँ. अब जो स्पीकर है इवन स्पीकर और गर्ल के बीच में एक लव कनेक्शन है बट इसके बावजूद वो क्या है स्पिरिचुअली एंड इमोशनली वो क्या है बिल्कुल भी उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा. बिल्कुल वो डेड है. बिल्कुल वो फीलिंगलेस इमोशनलेस फील करता है ख़ुद को. This is a crucial wasteland moment. The speaker is so spiritually paralyzed that he cannot even handle the moment of pure happiness or romantic love. अब देखिए कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट है जो टी.एस. एलियट ने हाईलाइट किया है कि अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो पीपल कितने मेंटली ट्रॉमाटाइज थे. ऑब्वियसली ज़िंदगी रूटीन पर तो आ गई. उन्होंने खुशी गम जो एक पार्ट ऑफ लाइफ है सब फेस कर रहे थे. सब कुछ सब साथ साथ में हो रहा था लेकिन अंदर से जो इंसान था अंदर से जो उस टाइम के जो लोग थे वो क्या थे? वो खुशी को महसूस तो करते थे लेकिन रियल फीलिंग्स जो थी वो उसको महसूस नहीं कर पाते थे जस्ट उस ट्रॉमा की वजह से जो उन्होंने फेस किया था. So he is left looking into the heart of light which feels like a void rather than a blessing. अब नेक्स्ट रेफरेंस क्या आता है? मैडम सोसिस्ट्रेस द क्लेवेंट. अब द क्लेवेंट मीन्स a person who perceives the supernatural things or who pretend to perceive the supernatural things. तो मैडम सोसिस्ट्रेस क्या थी? अब मैडम सोसिस्ट्रेस का जो करेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. शी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ विकेड पैक ऑफ कार्ड्स. इस बेसिकली मैडम सोसिस्ट्रेस क्या थी? वो एक जो कार्ड्स से फ्यूचर बताने वाली जो एक वो होती है ना उनको क्या बोलते हैं आई डोंट नो. वो करेक्टर वो रोल प्ले कर रही थी. वो कार्ड्स देखती थी लोग उनके पास आते थे वो उनको उनका फ्यूचर बताती थी. And she had a bad cold. Despite her fame, she is parody of ancient prophet. वो क्या थी? वो एक जो एंशियंट प्रॉफिट थे ना जो हमारे पास में जो उनके पास में जो उनके जो प्रोफेसी करने वाले जो रियल ह्यूमंस थे वो उनको जस्ट उनको एक कॉपी कर रही थी. इन एक्चुअल शी वाज नॉट अ ट्रू प्रॉफिट. शी वाज जस्ट अ विकेड पर्सन. So
she represent the degradation of spirituality. People no longer look to God. वो क्या, वो स्पिरिचुअलिटी को डिग्रेड कर रही थी, वो जो हमारी रूहानियत को थी वो उसके वो उसको डिग्रेड कर रही थी. पीपल नो लॉन्गर लुक टू गॉड. जैसे मैंने पहले बताया, लोगों का फेथ पर से ईमान उठ चुका था, उनका गॉड पर से ईमान उठ चुका था. तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने ऐसे जो झूठे इंसान थे जो लोगों को इसी तरह बेवकूफ़ बनाते थे, उन लोगों ने उन पे बिलीव करना शुरू कर दिया. जो उनको ट्रिक करते, जो उन्हें ट्रैप करते, उन पे उनको यकीन आना शुरू हो गया रादर देन द गॉड. दे लुक टू चीप parlor tricks and horoscopes. So she is known to be the wisest women in Europe. वो क्या जानी जाती थी, wisest women of Europe के तौर पे जानी जाती थी, with a wicked pack of cards, but ironically has a bad cold. This physical ailment suggests she is just an ordinary frail human. अब कहते हैं कि वो तो ख़ुद को एक प्रोफेसी करने वाली बताती थी, एक बहुत बड़ी कह लें कि अपने आप को एक प्रॉफिट बताती थी, और वो यूरोप की एक समझदार खातून समझी जाती थी. लेकिन उनको क्या था, शी गॉट अ बैड कोल्ड दैट सजेस्ट दैट शी इज़ एज ह्यूमन एज अ कॉमन मैन. मीन्स वो भी एक आम इंसान थी जो कि बीमार भी हो सकती थी, जो कि झूठ भी बोल सकती थी. मीन्स एज शी प्रिटेंडेड दैट शी इज़ द प्रॉफिट, शी वॉज अ बिग लायर. मीन्स के वो ख़ुद को एक बड़ा प्रॉफिट बताती थी, लेकिन इन एक्चुअली वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी. वो भी हमारी तरह एक आम इंसान थी, जो कि बीमार भी होती, जो कि झूठ भी बोलती, जो कि अपने फ़ायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करती. So this physical ailment suggests she's just an ordinary frail human, not a divine messenger. Like I told you, कि उनकी जो ये जो physical ailment थी, जैसे कि she had a bad cold, ये हमें ये suggest करती हैं कि वो भी एक आम इंसान थी, कोई divine messenger नहीं थी. अब यहाँ पे जो मैडम सिस्टर्स है ना, वो बहुत सारे कार्ड्स देखती हैं और बहुत सारी predictions करती हैं. So her name is likely borrowed from Aldous Huxley's novel Chrome Yellow. Again, here is the reference of traditional individual talent. लाइक इलियट ने जो ये कैरेक्टर था ना, वो एल्डस हुक्सले's नॉवल क्रोम येलो से जो है वो डिटेक्ट किया था एंड उसको यूज़ किया था. द पास्ट करेक्टर, ही टुक द पास्ट करेक्टर एंड यूज्ड इट इन द प्रेजेंट वन. सो वेयर अ मैन ड्रेसेस एज अ फेक फॉर्चून टेलर. अब उस नॉवल में भी एक करेक्टर था जो कि एक झूठा फ्यूचर बताने वाला इंसान था. दिस सजेस्ट दैट और मिस्टिसिज्म इज एक्चुअली अ कमर्शलाइज्ड पार्लर ट्रिक फॉर बोर्ड सिटी ड्वेलर. तो जो कि हमें बताता है कि ये जो मिस्टिसिज्म थी ना, उसकी जो होपलेसनेस थी ना, सिर्फ एक लोगों को ट्रिक करने के लिए वहाँ के जो ड्वेलर्स थे, रहने वाले थे, उनको जस्ट ट्रिक करता था वो वहाँ पे. उनके जो नावल का जो करेक्टर था, सेम लाइक मैडम सिस्टर्स, शी वाज आल्सो अ फेक फॉर्चून टेलर. So teller, the cards she pulls for the reader are not just random. अब वो जो पुल करती थी रीडर्स के लिए कार्ड, वो सिर्फ रैंडम नहीं थे. दे फोरशैडो द थीम ऑफ इंटायर पोएम. अब उन्होंने जितने भी कार्ड जो है वो इसमें देखे हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो बाकी आने वाले पार्ट्स में जो के थे ना, उसको कहीं ना कहीं फोरशैडो करती थी. वो हमें उसके बारे में पहले से हमें प्रेडिक्शन करती हैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में. Like Phoenician sailor, he is a drawn sailor whose eye have turned to pearl. These represent death by water. अब यहाँ पे वो एक कार्ड ओपन करती हैं जिसमें Phoenician sailor या who death by water हमें ये बताता है. अब यहाँ पे ये जो Phoenician sailors की हम जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट इनके जो एक पार्ट है डेथ बाय वाटर, हम उसमें भी इसका देखते हैं. बेसिकली यहाँ पे फोर शेडो करती है ना कुछ करेक्टर को, जो कि पोएम के जो बाकी पार्ट्स हैं उसमें हमें देखने को मिलेंगे. So a recurring motive that suggests a transformation through death that is both beautiful and terrifying.
तो अब ये जो है ये हाईलाइट करता है कि जो डेथ बाय वाटर है ये खूबसूरत भी है और क्या कहते हैं ये डरा देने वाला भी है। अब बेसिकली ये सेलर्स के थ्रू हमें टी.एस. इलियट बताते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अब ये जो सेलर है ये हमेशा पैसे के पीछे दौड़ता है, दुनिया के पीछे दौड़ता है और एंड में क्या होता है उसी वाइल सेलिंग ही ड्रॉन इन वाटर एंड डेड। तो यहाँ बताया गया है कि अब पैसे के पीछे ये इतना अजीम इंसान, इतना पैसे वाला इंसान जो था, इतना हैंडसम इंसान जो था, वो उसकी भी डेथ हो गई। तो हम आम इंसान क्या हैं? सो मटेरियलिस्टिक इज़ अ वेरी बैड थिंग। Basically he was materialistic man. So by showing his death, T.S. Eliot want to show us that at the end क्या है, just death है जो हम every human mortal को face करनी है। So we should not be materialistic. So the next क्या है, the lady of the rocks और कार्ड एसोसिएट विद द लेडी ऑफ सिचुएशन। अब ये जो लेडी ऑफ सिचुएशन है ना, आई थिंक इस ये फायर सरमन में भी हमें देखने को मिलेंगी। अब जो कार्ड ओपन करती हैं लेडीज और सिस्टर्स और हमें द लेडी ऑफ द रॉक के बारे में कुछ फोर शेडो करती हैं, जो कि द बेसिकली द लेडी ऑफ सिचुएशन है, representing the complicated and often sterile relationship of the modern age. अब through this character जो T.S. Eliot want to show us the fickle and temporary relationships of his time. अब इसमें क्या एक आई गेस एक टाइपिस्ट का कैरेक्टर यूज़ किया गया है इन फायर सरमन में, जिसके थ्रू बताया गया है कि इवन द लव रिलेशनशिप इज़ जस्ट अ ड्यूटी एंड देयर इज़ नो इमोशन इन इट। मीन्स के एवरी रिलेशनशिप has dead, every relationship has become just a duty and a routine life. Basically he want to show us that the life, every man's life has become so barren that he feels nothing in any kind of pleasure, whether it is any relation or whether it is any other kind of thing of the world. So the man with the three staves, the next reference जो हमें मिलता है by Lady of Sosistris से, वो क्या है? The man with three staves, identified by Eliot with the Fisher King, mythological figure whose wounding is the cause of the land's infertility. अब जो द मैन विथ थ्री स्टेव्स क्या था, बेसिकली वो क्या कहता था, वो आई गेस वो ट्रैवलर था, और वो क्या था, अच्छे दिनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और उसका भी जो वो क्या था, लेकिन उसको क्या सामना करता था, वो किसका, बैरनेस का, इनफर्टिलिटी का, like the myth of the Fisher King. Fisher King was the king whose land become barren because of the one crime he has committed. So basically इस myth को T.S. Eliot ने यहाँ पे कनेक्ट किया है द मैन विथ थ्री स्टेव्स के साथ, that they both are connected symbolically. They both was facing the spiritually barren land, the spiritually infertility. So the next one is the one-eyed merchant. The next reference that Mr. Sisters give us is the one-eyed merchant. He carries a pack on his back that he forbids to see, symbolizing the hidden, mundane and perhaps sordid side of modern commerce. अब जो one-eyed merchant है ना, basically one-eyed means who have a little vision of reality, means he was ये symbolize करता है hidden, mundane and perhaps sordid side of. अब ये जो modern life है ना, या modern जो commerce है, उसके जो hidden जो सच्चाई है ना, जो कि mundane है, means बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जिस mundane means बेजारी वाली
और सॉलिड बोर काइंड ऑफ जो एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ मॉडर्न कॉमर्स के, उसको जो है ये सिम्बलाइज करते हैं वन नाइट मर्चेंट जो है का जो कैरेक्टर है. सो द मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट इन दिस सीन इज व्हेन सिस्टर स्टेट आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन. अब जो ये वाला जो सेंटेंस है ना, या जो ये लाइन और रेफरेंस है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे लेडीज और सिस्टर्स क्या कहती हैं, आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन. अब द हैंग्ड मैन इज हियर द क्लियर रेफरेंस ऑफ क्राइस्ट ईसा, हजरत ईसा, like the missing savior in tarot. The hanged man represents sacrifice, wisdom, spiritual rebirth. कहते हैं कि अब जो हैंग मैन है वो किसको हाईलाइट करते हैं, सेक्रीफाइस को, विजडम को एंड स्पिरिचुअल रीबर्थ को. तो यानी मींस कि अब यहाँ पे कोई भी सेवियर नहीं है जो उनको बचाने आएंगे, जो उनकी रीबर्थ के लिए आएंगे. लाइक लेडीज और सिस्टर्स सेड दैट आई डू नॉट फाइंड द हैंग मैन, मीन्स द हैंग मैन इज मिसिंग द सल्वेशन और द स्पिरिचुअल रीबर्थ इज मिसिंग. So the next one, the next reference is the Unreal City and Stetson. Because she cannot find this card, it signifies that in the wasteland there is no sacrifice to save humanity and no resurrection. बेसिकली जैसे हम अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन बिलीव करते हैं दैट हज़रत ईसा sacrificed their life just for the sake of humanity, just to save the humanity. बट वो क्या, अब टी.एस. इलियट कहते हैं कि अब इन एक्चुअल में कोई भी इंसानियत को बचाने नहीं आएगा. मीन्स द हैंग्ड मैन इज़ missing. The world is stuck in a state of decay without the hope of spiritual renewal. Means अब जो एक दुनिया है वो एक सर्कल में स्टक हो चुकी है जिसमें कोई भी स्पिरिचुअल होप नहीं है. The Unreal City and Stetson. A man walks through a city of ghosts, sees his friend Stetson and asks about a buried man. अब यहाँ पे एक नरेटर है, वो क्या कहते हैं कि वो अपने एक दोस्त स्टेटसन को देखते हैं, उससे पूछते हैं एक बरीड बॉडी के बारे में. द फाइनल सीन ऑफ द बरियल ऑफ द डेड ट्रांजिशन इनटू अ हॉन्टिंग घॉस्टली डिपिक्शन ऑफ मॉडर्न लंदन ब्लेंडिंग इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड विद एंशिएंट हिस्ट्री एंड क्लासिकल लिटरेचर. अब यहाँ पे जो है बिल्कुल जो द फाइनल सीन है ये वाला, जिसमें टी.एस. इलियट ब्लेंड करते हैं किसको, एक घोस्टली डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न लंदन को किसके साथ ब्लेंड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री और क्लासिकल लिटरेचर के साथ वो ब्लेंड करते हैं. डेंटेज इन्फ्लुएंस. अब यहाँ पे अब उन्होंने जो इसका रेफरेंस लिया है किससे लिया है, डेंटेज इन्फ्लुएंस. डेंटेज का आई गेस कोई वर्क था उसमें से. एज द क्राउड फ्लोज ओवर लंदन ब्रिज द स्पीकर रिमार्क्स आई हैड नॉट thought death had undone so many. This is a direct quote from Dante's Inferno. अब Dante's का वर्क था Inferno, specifically describing the souls in the vestibule of hell who live without praise or blame. अब यहाँ पे उस सीन को पोर्ट्रे करते हैं जो कि Inferno से लिया गया था. किसके साथ वो उस सीन को रिलेट करते हैं, द क्राउड ऑफ लंदन लाइव. मीन्स के लंदन लाइव जो क्राउड है ना, वो बिल्कुल एक घोस्ट की तरह, बिल्कुल जो है टी.एस. इलियट उसको बताते हैं कि एक क्राउड है जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, जो कि ज़िंदा नहीं है, बल्कि एक मुर्दा घोस्ट की तरह है जो कि बिल्कुल रूटीन लाइफ सोते हैं, उठते हैं, काम पर जाते हैं, बट दे फील्स नथिंग. Spiritual death. By comparing modern commuters to the damned, Eliot suggests that the city dwellers are walking dead, people who are physically alive but have lost their souls to the repetitive grey routine of modern life. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पीपल ज़िंदा तो हैं, लोग जो हैं वो ज़िंदा तो हैं फिज़िकली, बट दे लॉस्ट देयर सोल, लेकिन उनकी रूह कहीं खो चुकी है. वही रिपीटेटिव जो रूटीन की ज़िंदगी है उसको लेकर, जो कि अगर हम रिलेट करें तो हमारी आज की लाइफ या आज की वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं. आजकल भी क्या होता है, हम मॉडर्न मैन क्या है, हम जस्ट भाग रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें कहाँ जाना है, हमारा क्या मकसद है. मीन्स स्पिरिचुअली वी आर डेड, वी आर एमलेस, वी आर पर्पसलेस.
So Stetson, the eternal soldier, the speaker recognized a man in crowd named Stetson. The Battle of Malay. The speaker shouts to him, "You who were with me in ships at Malay." Malay was a naval battle in the First Punic War. अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि अब जो नरेटर है ना वो स्टेटसन को कहता है कि तुम वही हो ना जो मेरे साथ मैले के वॉर में लड़ रहे थे. So, by placing a modern Londoner at an ancient Roman battle, अब ये मॉडर्न लंदनर को किसके साथ रिलेट करते हैं? टी.एस. इलियट एक एंशियंट रोमन बैटल के साथ. इलियट कोलैप्स टाइम, इलियट जो है टाइम्स को कोलैप्स कर देते हैं, टाइम्स को रिलेट कर देते हैं. ये सेइंग दैट ऑल वॉर्स आर द सेम वॉर. अब वो उस दौर की वॉर को जो वर्ल्ड वॉर 1 है उस वॉर के साथ रिलेट करते हैं. कहते हैं कि हर वॉर जो है वो एक ही तरह की है, सारे नुकसान एक तरह के होते हैं, हर इंसान ट्रॉमेटाइज होता है, वो चाहे कोई भी कैसी भी वॉर हो. Soldiers are the same soldier. Trauma and human history are a repeating cycle that never truly ends. अब जो है वो मैले वॉर को रिलेट किससे करते हैं? वर्ल्ड वॉर 1 की वॉर से. कहते हैं कि हर वॉर और उसका जो डेवस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सब सेम है, चाहे वो पास्ट का टाइम हो चाहे वो प्रेजेंट का टाइम हो. द कॉप्स इन द गार्डन. द स्पीकर आस्क्ड स्टेटसन अ ग्रोटेस्क एंड सरल क्वेश्चन. अब जो है स्पीकर या नरेटर जो स्टेटसन से एक अजीब सा क्वेश्चन करते हैं. दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन. कि वो जो एक कॉप्स या मुर्दा तुमने लास्ट ईयर अपने गार्डन में जो दफनाया था, हैज़ इट बिगन टू स्प्राउट. क्या वो दोबारा ज़मीन से उगाया है? Proversion of rebirth. यूजली यू प्लांट सीड्स टू गेट फ्लावर. यूजली हम क्या करते हैं, अगर हम प्लांट को या सीड्स को जो है हम ज़मीन में दफनाते हैं तो हमें वहाँ से क्या मिलते हैं? फ्लावर्स मिलते हैं. हियर दे हैव प्लांटेड अ कॉप्स. लेकिन यहाँ पे टी.एस. इलियट क्या कहते हैं कि क्या प्लांट किया है, क्या प्लांट हुआ है यहाँ पे? कॉप्स यानी मुर्दे. दिस आस्क इफ एनी न्यू लाइफ और मीनिंग कैन ग्रो आउट ऑफ मैसिव डेथ ऑफ द पास्ट. यहाँ पे टी.एस. इलियट कहना चाह रहे हैं कि कभी क्या कुछ हासिल हुआ है उस मैसिव डेथ या उस मैसिव डिस्ट्रक्शन से जो कि पास्ट में हुई, like the casualties of World War 1. The dog, the wants to keep the dog far hence, referring to a creature that might dig up the truth or the past. अब यहाँ पे जो डॉग है ना, ये यहाँ पे टी.एस. इलियट इसको क्या रेफ़र करते हैं? उसको क्रिएचर के साथ, ह्यूमंस के साथ रेफ़र करते हैं जो कि शायद सच जानना चाहती है पास्ट का. In the wasteland people prefer to keep their sins एंड मेमोरीज बरीड. अब वेस्टलैंड में लोग जो है क्या प्रेफर करते हैं कि वो अपने गुनाह और जो यादें हैं ना उनको दफनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. बिकॉज फेसिंग देम इज़ टू पेनफुल. क्योंकि उनको फेस करना उनके लिए ज़्यादा पेनफुल है. लाइक जब भी तो वो विंटर उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सैडनेस है, इसमें स्टिलनेस है, इसमें खामोशी है. जबकि अप्रैल का जो मंथ है वो चीयरफुल है, ब्राइट है, वो उनको पसंद नहीं है. और दे वांट टू बी एन एरा ऑफ फॉरगेटफुलनेस. और वो क्या कहते हैं, वो भूल जाना चाहते हैं. वो एक ऐसी एक समझ लें जैसे एक ऐसे केज में रहना चाहते हैं जिसमें जैसे हम आँखें बंद करते हैं तो हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है. So the section ends with the shocking line in French: "You hypocrite, lecture mon semblable mon frere." I guess this is the Russian language. The speaker is no longer just talking to Stetson. अब जो speaker है वो सिर्फ Stetson से बात नहीं कर रहा. Narrator, he's pointing his finger at you. वो जो हम reader है उन पे finger point कर रहा है. He is stating that we are all hypocrites. हम तमाम क्या है, हम hypocrites हैं. Means हम अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं. Because we pretend to be alive. हम जिंदा होने का ड्रामा तो करते हैं while living in same spiritual wasteland. लेकिन हम उसी तरह उसी स्पिरिचुअल वेस्टलैंड में रह रहे हैं. अब हम आज के लोग क्या है, हम भी तो वही प्रटेंड कर रहे हैं जैसे कि हम जिंदा तो हैं, लेकिन एक्चुअल हम अंदर से क्या है? एक्चुअल हम अंदर से ड्राई हैं, बैरन हैं, इनफर्टिल हैं. बिकॉज वी हैव लॉस्ट आवर कनेक्शन विद ह्यूमैनिटी, विद रिलीजन, विद स्पिरिचुअलिटी, like the wasteland people have.
like the wasteland people had. So सेम स्पिरिचुअल वेस्टलैंड एज ए गोस्ट ऑफ लंदन ब्रिज। कहते हैं कि हम भी तो उसी तरीके से हैं जैसे कि वो जो लंदन ब्रिज पे जो फ्लो ऑफ पीपल था और रश ऑफ पीपल था, दे आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ गोस्ट। वी आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ गोस्ट इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड। हम भी उन्हीं की तरह तो हैं। हम बाहर निकलते हैं, हमें क्राउड नज़र आता है, ह्यूज क्राउड। हर इंसान की अपनी स्टोरी, हर इंसान की अपनी स्ट्रगल, हर इंसान अंदर से परेशान, हर इंसान अंदर से जो है मुर्दा फील करता है। तो सब सिचुएशन क्या है, वही तो है जो कि टी.एस. एलियट के जो इरा था, उन लोगों ने जो फेस किया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। अभी भी तो वही सेम स्ट्रगल है, वही सेम होपलेसनेस है, वही सेम पर्पसलेसनेस है, सब कुछ वही है। जस्ट द फेज हैज़ चेंज्ड but the people and the situation is still same. So the end of the line is that modern life is spiritually dead. कि modern life is spiritually dead. Basically that is the theme of the wasteland. So my dear audience, my dear students, this is the first part of the wasteland. अब मैंने आपको इतने डिटेल से ईच एंड एवरी रेफरेंस मैंने आपको बताया है कि कहीं से इस पार्ट के बारे में कुछ भी आ जाए तो आपको पता होगा कि कौन से करेक्टर की जो सिचुएशन और बैकग्राउंड क्या था, और टी.एस. एलियट ने उसको पास के किस करेक्टर के साथ रिलेट किया था प्रेजेंट को हाईलाइट करने के लिए। तो आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो आप इजीली जो है अचीव कर सकते हैं। इवन इफ कोई क्वेश्चन आ जाए इस पर, या इस पर समरी आ जाए, या थीम आ जाए, इवन दैट मॉडर्न लाइफ इज स्पिरिचुअली डेड, या टी.एस. एलियट की जो लाइफ थी या जो इरा था उसको मॉडर्न लाइफ से रिलेट करना, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आई होप यू कैन सॉल्व इट ईजीली. So this was the first part, and if you will give me a good response, I will bring the another part also. So let's end this video here. So Allah Hafiz.